हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद और आप सभी का स्वागत करता हूं इस टॉपिक के अंतर्गत। आइए पढ़ते हैं इस विशेष टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है पौधों से जुड़ा हुआ है। किससे? पौधों से जुड़ा हुआ है। और पौधों में हम पढ़ेंगे पोषण। और आप जानते हैं कि पौधों में पोषण होता है। क्या होता है? स्वपोषण होता है। और उसी स्वपोषण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में इसको समझेंगे विद डायग्राम। देखिए, मैंने एक खूबसूरत सा डायग्राम आपके लिए बनाया है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल आसानी से समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या होता है स्वपोषी पोषण। क्या होता है स्वपोषी पोषण? आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा या फिर नहीं पढ़ रखा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि कुछ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे होते हैं। और पौधों में अगर हम बात करें तो वो होंगे हरे पौधे। कौन से होंगे? हरे पौधे। हरे पौधे होंगे। हरे पौधे क्यों? क्योंकि जो पौधा सूख जाएगा उसमें पोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हम हमेशा जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे या स्वपोषी पोषण की बात करेंगे, दोनों के लिए हमेशा हरे पौधों का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हरे पौधों का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हरे पौधे। अब इसमें हरे पौधे में आपका शैवाल हो सकता है, ब्रायोफाइटा हो सकता है, टेरिडोफाइटा हो सकता है। ठीक है, ऐसे यानी कि निम्न श्रेणी से लेकर के उच्च श्रेणी तक के सभी जीव जिनमें एक विशेष कोशिकांग पाया जाता हो। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, जिन पौधों में या जिन जीवों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। वह सभी पौधे क्या करेंगे? स्वपोषी पोषण करेंगे। ऐसा है। तो अब देखिएगा, पौधे, हरे पौधों में क्या होगा? स्वपोषी पोषण होगा। तो इसका मतलब देखिएगा, जो भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन अपने आप से वो स्वयं बनाते हैं। और इसीलिए ऐसे सभी जीव, ऐसा नहीं कि हमेशा पौधे ही स्वपोषी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो केमिकल या केमो सिंथेटिक होते हैं। वो केमिकल यानी कि रसायन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो स्वपोषी की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पर पौधों की बात करने वाले हैं। तो स्वपोषी पोषण को आप समझिए, ऐसे जीव या ऐसे पौधे, हालांकि सभी पौधे, लगभग कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्वपोषी नहीं हैं, परपोषी हैं। कीड़मच्छी पौधे। कौन से? कीड़मच्छी पौधे। तो ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो पोषण की प्रक्रिया होगी वो स्वपोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वपोषण कहलाएगी। आइए देखते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण की बात हमने आपको समझा दी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज, वो क्या है? वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब क्या है प्रकाश संश्लेषण? इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, प्रकाश संश्लेषण हमेशा होता है हरे पौधों में। किस में होता है? हरे पौधों में। अब हरे पौधों में उस पौधे का जितना भी भाग हरा होगा, उस हरे पार्ट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? उस क्लोरोप्लास्ट में होगा पर्णहरिम। और उसी पर्णहरिम से, उसकी सहायता से, उसकी मदद से क्या बनेगा? भोजन का निर्माण होगा। देखिए कैसे हम इस प्रक्रिया को समझाएंगे। पहले आप इस डायग्राम को समझिए। देखिए, एक यहाँ पे एक पत्ती बनी हुई है। एक क्या बनी हुई है? एक पत्ती बनी है। इस पत्ती को देखिए, इस पत्ती में एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। एक फ्लोएम है, एक है जाइलम। देखिए, यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे क्या है? फ्लोएम है। और ये जो जिसमें जाइलम फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या? मध्य सिरा है। तो पत्ती में एक रीढ़ जैसा आपको दिखाई देगा, ऊंचा उठी हुई, आपको लगे कि लकड़ी है। वो असल में लकड़ी नहीं होती है, वो संवहन बंडल होता है। क्या होता है? इन्हीं जाइलम फ्लोएम को एक साथ पढ़ते हैं संवहन बंडल। क्या पढ़ते हैं? संवहन बंडल पढ़ते हैं। तो उसमें जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। अब देखिए, ये मध्य सिरा इन्हीं दोनों से मिल करके बना होता है। अब देखिए, जो पत्ती का जो
पत्ती का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पर्णपटल। क्या कहलाएगा? पर्णपटल। और इसी मध्य सिरा से लगी होती हैं अन्य सिराएं, जो आप देखे होंगे पत्ती में शाखाओं जैसा ऐसे निकला होता है, वो क्या कहलाती है? वो सिराएं कहलाती हैं। देखिए बहुत सारी सिराएं होती हैं। मध्य सिरा पत्ती में एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है। इस पत्ती में आप जानते हैं कि जो ये पत्ती है मिलकर बनी है कोशिकाओं से। किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दिया आपको। देखिए इसको हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया है। इस मध्य सिरा के एक खंड को दिखाया है। इस खंड में देखिए ये इस मध्य सिरा की सबसे ऊपरी परत है। क्या है ये? सबसे ऊपरी परत है। ये बाह्य परत है, ये ऊपरी बाह्य परत है। क्या है? ऊपरी बाह्य परत, ऊपरी बाह्य परत है, ऊपरी बाह्य परत। और देखिए ये निचली बाह्य परत है, निचली बाह्य त्वचा या परत है। ऊपर की त्वचा हो गई और पत्ती का नीचे का जो भाग है वो निचला पार्ट हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए इस ऊपरी परत के नीचे देखिएगा, यहाँ से आप इस पूरी पत्ती के इस पार्ट में ये आपकी एक कोशिका है, ये आपकी एक कोशिका है। इस कोशिका में देखिए ये इस कोशिका में हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। ये जो हरे आकार के आपको दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हरित लवक। क्या कहलाएंगे? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे। अच्छा इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? इसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा पर्णहरिम। क्या पाया जाएगा? पर्णहरिम पाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पर्णहरिम है ये विशेष महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण की घटना में। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए इन्हीं कोशिकाओं के बीच बीच में जो जगह खाली है उससे कहेंगे वायुकोश। क्या बोलेंगे? वायुकोश बोलेंगे। इसी वायुकोश में CO2 और O2, CO2 और O2, CO2 देखिएगा, CO2 और O2 जगह जगह आपको यहाँ पे कहीं O2 मिलेगी, कहीं पे आपको CO2 मिलेगी। ये सभी गैसें इसी वायुकोश में विद्यमान होती हैं और इसी में जलवाष्प भी होता है। क्या होता है? जलवाष्प भी आपका इसी में पाया जाता है। ठीक है, जलवाष्प इसी में पाया जाएगा। आगे देखिए हमने इसमें एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की, वायुकोश हो गया। यहाँ देखिए छोटी कोशिकाएं पाई जा रही हैं और उन्हीं छोटी कोशिकाओं में द्वार कोशिकाएं भी होती हैं, सहायक कोशिकाएं भी होती हैं। तो इस संरचना को बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। ये देखिए यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर की एक सेल दिख रही है इसे बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। हमने इस स्ट्रक्चर को बाहर दिखाया है, इसी को हमने बाहर यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है आपको। आगे देखिए ये है इसी संवहन मंडल का ये निचला पार्ट है, निचली बाह्य त्वचा है। निचली बाह्य त्वचा के नीचे अच्छा जो भी आपके द्वार कोशिकाएं या आपके रंध्र होते हैं वो नीचे की सतह पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसीलिए यहाँ पे आप नीचे दिख रहे हैं, ऊपर कम दिख रहे हैं, कम संख्या में ऊपर होते हैं। आइए इस द्वार कोशिका को हमने यहाँ दोबारा फिर से दिखाया है। देखिए इसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? पर्णहरिम है। अब ये जो पर्णहरिम है ये क्या करता है पत्ती में? यही भोजन को बनाता है, यही भोजन का निर्माण करता है। और ये कैसे करता है इसको ज़रा देखिए, सुनिए पहले। देखिए सबसे पहले चीज़, ये जो पर्णहरिम है ये कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में। और पत्ती हवा में ऐसे या प्रकाश में ऐसे ऊपर की ओर ऐसे दिखाई देती है। आप देखते हैं उस पर प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। मान लीजिए ये आपके पास में एक पत्ती है। देखिए ये देखिए पत्ती आपके पास में, ये देखिए ये पत्ती हो गई और इस पर यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं। ठीक, ये देखिए प्रकाश यहाँ गया। और इस पत्ती में है क्या? इस पत्ती में अच्छा ये पत्ती जुड़ी हुई है कहाँ? नीचे आपके किसी पेड़ में जुड़ी होगी ऐसे। आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर इसको, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पे क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है, ये मिट्टी है और मिट्टी में जल है। मिट्टी में क्या है? मिट्टी में जल है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ को और समझिए, ये जो फ्लोएम है और ये जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है? किसी भी पौधे में जाइलम मिट्टी से जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाता है। कहाँ ले जाएगा? पत्ती तक ले जाएगा जहाँ पर भोजन बन रहा है। और फ्लोएम का कार्य ये है कि बने हुए भोजन को वहाँ से ले करके पौधे के विभिन्न भागों में वितरित करना है या फिर बचे हुए भोजन को जड़ में ले जाकर के इकट्ठा करना है। जैसे आप आलू खाते हैं, जैसे आप लहसुन खाते हैं, जैसे अन्य आप भूमिगत तनों को खाते हैं, अदरक खाते हैं, इन सभी तनों में क्या होता है? इन सभी तनों में भोजन एकत्रित होता है उसी पौधे का। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका है पर्णहरिम। क्या है? पर्णहरिम है। और ये जो पत्ती है इस जहाँ पर ये निकली हुई है, जहाँ पर ये है, इसकी वायुमंडल में CO2 है। क्या है? CO2 है और यहाँ पे जल है। तो देखिएगा हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, कहाँ पर? प्रकाश की उपस्थिति में। ये सन है आपका, क्या है? सन है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, वायुमंडल से CO2 को लेकर, वायुमंडल से CO2 को लेकर, देखिए CO2 को लेंगे और जल से और मिट्टी से जल को लेकर
मिट्टी से जल को लेकर पर्णहरिम की मदद से, किससे? पर्णहरिम की मदद से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, मंड बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान सुनिएगा। हरे पौधे, ठीक है, या पौधे के हरे भाग, ठीक है, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेकर और मिट्टी से जल लेकर, ठीक है, और पर्णहरिम की सहायता से निर्माण करते हैं क्या? भोजन का। और ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको लिख लेते हैं एक बार, देखिएगा, इसको लिख लेते हैं। देखिए हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल लेकर पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसको समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, आपके पास में क्या है? आपके पास में CO2 है। क्या है? CO2 है। आपने CO2 लिया, यहाँ देखिए CO2 लिया, साथ में क्या लिया? आपने जल लिया, आपने लिया जल लिया। ये देखिए हमने क्या लिया? सूर्य का प्रकाश लिया, और पौधे के पास में क्या है? पौधे के पास में है पर्णहरिम। पर्णहरिम है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और यही क्या है? यही हमारा भोजन है। आगे देखिए, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो है 6O2 और प्लस में 6H2O। अब देखिए ये क्या हुआ? यहाँ से आपको O2 प्राप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों से ही हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। और जो हम CO2 छोड़ते हैं या अन्य किसी कारखाने उद्योग से CO2 निकलती है, उसे पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि CO2 के बैलेंस को बनाए रखते हैं कौन? पौधे। और O2 के बैलेंस को बनाए रखते हैं कौन? पौधे और इंसान, सब जितने भी जीव हुए सभी के सभी। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आपका ये H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। 12 H2O लग रहे हैं, 6 H2O बाहर आइए। तो इसके अंतर्गत अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्रम क्या है इसके। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसके जो क्रम है, सबसे पहले कौन सी घटना होगी, इस घटना को समझते हैं। सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण क्रम। चलिए इसके महत्वपूर्ण क्रम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। ये पहला पॉइंट हो गया। सबसे पहला काम क्या होगा? पत्ती पर प्रकाश गिरा, पत्ती पर प्रकाश गिरने के बाद में क्लोरोफिल ने क्या किया? प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अवशोषित कर लिया। अब जो उसमें जो आपका जो पर्णहरिम है वो उत्तेजित होगा। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होंगे, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट में। देखिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये दूसरा मुख्य पॉइंट हो गया। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका तीसरा है, ये क्रम से है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट H2 यानी कि जल आपका टूटता है किसमें? हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीजन में। किसमें?
हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है, टूटता है। ये इसका अगला पॉइंट हो गया। आइए इसका अगला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए CO2 का कार्बोहाइड्रेट या इसी को ग्लूकोज समझ लीजिए। देखिए ग्लूकोज ही तो बन रहा है। CO2 का ग्लूकोज में अपचयन, ग्लूकोज में अपचयन। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, और दूसरा पॉइंट देखिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और तीसरा पॉइंट देखिए जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। और जो लास्ट का पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट आपका है कि CO2 का ग्लूकोज में अपचयन। अब देखिएगा सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पत्ती पे गिरा, पर्णहरिम का जो ये अणु है ये प्रकाश को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में जो भी सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जल का जो अणु है टूट जाएगा। सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट बात जो सवाल यहाँ से फंसता है और जो पूछता है, यहाँ तक कि वो सवाल मैंने देखा है कि नीट एग्ज़ाम तक की वो पूछता है, और आपके हाई स्कूल और 12th के एग्ज़ाम में या फिर अन्य जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ तक के पूछा गया सवाल ये है कि प्रकाश संश्लेषण की घटना में जो O2 प्राप्त होती है, ये कहाँ से आती है, O2 कहाँ से मिलती है। ऑप्शन देगा आपको CO2, ऑप्शन देगा आपको H2O, ऑप्शन देगा आपको इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो आपको टिक क्या करना है, आपको टिक करना है H2O। क्या टिक करना है, आपको H2O टिक करना है। इस बात को याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें उस पॉइंट को लिख देते हैं, देखिएगा। हालांकि इसको अभी अलग हम इस पॉइंट को लिख देंगे। आइए इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। कुछ नोट पॉइंट में आइए। नोट पॉइंट का पहला, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार चीज़ें देखिए। सबसे पहली चीज़ आपके पास होना चाहिए प्रकाश, और प्रकाश में भी सूर्य का प्रकाश हो। आप टार्च दिखा करके पौधों में भोजन नहीं बनवा सकते, ठीक है। आप मोमबत्ती जला करके पौधों में भोजन नहीं बनवा सकते। वो प्रकाश कैसा होना चाहिए, वो प्रकाश सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। कैसा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। यहाँ पर इस बात को हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा। यहाँ देखिए किसका प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो। और आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, कुल 7 रंग होते हैं। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग में होता है। सबसे ज़्यादा लाल रंग, और इससे थोड़ा सा कम, ठीक है, यानी कि लाल के बाद बैंगनी में ज़्यादा। इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये आपके नीट एग्जाम तक के ये सवाल मैंने देखा है, पूछा गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें और दिखाते हैं प्रकाश के ही रिस्पेक्ट में। हरे रंग में, कौन से रंग में, हरे रंग में जो ये प्रकाश संश्लेषण है ये 0 है बिल्कुल, यानी कि नहीं होता है। इसमें हरे रंग में होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हरा रंग है, पत्ती हरे रंग की है। पूरा का पूरा प्रकाश क्या होता है, पूरा का पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है। बात समझ में आई। और इसलिए क्या नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता। आइए अगला पॉइंट देखिए कि प्रकाश के बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वो है CO2। क्या है, CO2 है। आपके पास में जल है और आपके पास में आप जानते हैं कि पर्णहरिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्णहरिम होना चाहिए। ये नोट का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, O2 का उत्सर्जन, O2 का उत्सर्जन कहाँ से होता है, जल के अणु से होता है। जल के अणु से होता है, जल के अणु से होता है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इस पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है, इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल नोट करके रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। आइए
यहाँ पे एक पॉइंट आपको हम और बताना चाहते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर नोट का तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। जो आर्किड होता है, कौन सा पौधा, एक आर्किड पौधा होता है। आर्किड आपने देखा होगा, आजकल तो शादियाँ हो रही हैं, शादियों में जो आपकी जो क्या नाम है, फोर व्हीलर्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, सजावट में जो पौधे लगाते हैं, उन पौधों में आप देखे होंगे कि फूल होते हैं, आगे सामने रखते हैं उसके, जो भी आपकी गाड़ी होती है, हटाओ उसको, तो उसमें सजावट में जो लगाते हैं पौधों के पुष्प लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो आर्किड भी लगाते हैं। रिवाज में ये मान्य होता है और लगाना चाहिए। तो आर्किड के पौधे को लगाते हैं, सजावटी पौधा होता है एक। तो ये जो है आर्किड जो होता है, जो आर्किड है, आर्किड वायुमंडल से जलवाष्प को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जो पौधे हैं वो जल कहाँ से ले रहे हैं, मिट्टी से ले रहे हैं, लेकिन जो आर्किड है ये जल कहाँ से ले रहा है, ये वायुमंडल से ले रहा है, ये जलवाष्प से अपना जो जल पूर्ति ही कर रहा है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए, ये हमने आपको बता दिया कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। आइए अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, ये जो आपको नीचे रचनाएं दिख रही हैं, ये जो फिगर दिख रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये रंध्र हैं। ये क्या है, ये रंध्र हैं। तो रंध्र पर चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। आइए, रंध्र की चर्चा करते हैं। स्टोमेटा। अब रंध्र क्या होते हैं, इसी पत्ती में देख लीजिए। देखिए ये एक पत्ती है, हमने पत्ती के एक खंड को, एक छोटे से सेक्शन को दिखाया है। इस सेक्शन में आप देखिएगा, इस सेक्शन मैंने इतना यहाँ तक की चर्चा कर ली है। अब इस पे आइए, हमने दिखाया यहाँ पर एक, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, एक ये है, ये दोनों रंध्र हैं। ये भी आपका ये भी आपकी रंध्र है, ठीक है, ये दोनों रंध्र ही है। हमने इसी को बाहर दिखाया। देखिए यहाँ पे देखिए, एक रंध्र ये है, एक ये है, दोनों में अंतर बस ये है कि ये खुला है और ये बंद है, ये खुला है और ये बंद है। देखिए इस रंध्र में दो द्वार कोशिकाएँ हैं, दो द्वार कोशिका, एक द्वार कोशिका, दो द्वार कोशिकाएं। यहाँ पर भी दो द्वार कोशिकाएं हैं। ये क्या है, ये है केंद्रक और ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है। और केंद्रक आप जानते हैं, केंद्रक किसी भी कोशिका में आपके सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए देखिए, इसमें देखिए ये हरित लवक, तीन इधर है, तीन इधर है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। ये क्या है, ये हरित लवक है। आपके साइड की जो कोशिकाएं हैं, ये है सहायक कोशिकाएं। ये और ये दोनों क्या है, ये सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। इसमें भी सहायक कोशिकाएं, इसमें भी सहायक कोशिकाएं हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब इसका कार्य देखिए, सुनिए, पहले सुनिए। देखिए रंध्रों का कार्य बस इतना है कि देखिए यहाँ से O2, CO2 या जल वाष्प, इन सभी चीज़ों को पत्ती से बाहर निकलना होता है, अच्छा, ये जो CO2, O2 और H2 है, ये पत्ती से ही बाहर नहीं निकलते हैं, ये पौधों के तने से, पौधों की जड़ों से भी निकलते हैं। लेकिन हमें बात सिर्फ पत्ती में करना है। हम लोग ने चर्चा किस पर कर रहे हैं आज, ये पत्ती पर कर रहे हैं, तो पत्ती की बात करेंगे, जड़ और तने की बात हम बाद में करेंगे। तो देखिए पत्ती में जो भी आदान प्रदान करने योग्य गैसें होती हैं, जो जलवाष्प होता है, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में आपको आवश्यकता होती है CO2 की, और किसका होता है उत्सर्जन, O2 का होता है। तो इन गैसों के आने जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए, और वही मार्ग कहलाता है रंध्र। क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है, ठीक है। तो रंध्र क्या है, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, गैसीय आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र हैं, ये सूक्ष्म छिद्र हैं। क्या है, ये सूक्ष्म छिद्र हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किसी पत्ती के अधिकतर होते हैं निचली सतह पे। कहाँ होते हैं, निचली सतह पे होते हैं, ऊपर सतह पे कम होते हैं। और इसीलिए कम होते हैं कि पानी की हानि कम हो पाए, क्योंकि ऊपर प्रकाश जो है बहुत तेज़ी से ऊपर लगता है, और इस वजह से पत्ती से पानी की हानि कम हो पाए, ठीक। आगे देखिए, इस तरह देखिए, अच्छा, इन्हीं जो है रंध्रों से आपका जो है
जल की हानि भी होती है। जल की हानि, रंध्रों से गैसीय आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन जल की हानि भी होती है। भाई रंध्र तो खुल गया, O2 CO2 का आना जाना लगा हुआ है और उसी बीच में पत्ती से जल भी बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए पहले, जल की हानि को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन देख लीजिए, सही लिखा हुआ है। जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। पत्ती के सतह से जल की हानि वाष्प के रूप में उत्सर्जन कहलाता है क्या? वाष्पोत्सर्जन। और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। ये कहाँ से होता है? रंध्रों के माध्यम से होता है। अच्छा, रात्रि में जो रंध्र होते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि रात्रि में CO2 की आवश्यकता नहीं होती, रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं है, भोजन को बनाना ही नहीं है, तो रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें रंध्र ये रात्रि में खुलता है, जैसे नागफनी में जो रंध्र है ये रात्रि में खुलता है। दिन में अगर खुल जाएगा तो बेचारे का जो पानी बचा कुचा वो भी निकल जाएगा। वैसे भी ऐसे जगह पे उगता है कि पानी की कमी होती है, वो जहाँ पर भी रहते हैं पानी की कमी होती है। आपके लगभग राजस्थान या रेगिस्तानी इलाकों में ये जहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी होती है वही उगते हैं वो। और नागफनी कैक्टस में जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जो कांटे होते हैं वो पत्ती हैं, और जो हरा पार्ट देखते हैं वो तना है। क्या है? वो तना है। और उन्हीं तनों में पानी जमा होता है और पानी की इतनी बचत करते हैं वो कि अपना रंध्र भी नहीं खोलते, वो रात्रि में खोल दे, कोई देख ना पाए। ठीक है, कोई देख ही ना पाए। आइए देखिए, ये बातें हमने यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट देखते हैं कि रंध्र का बंद होना और खुलना कैसे होता है। रंध्रों का खुलना व बंद होना, ये एग्जाम में आपके पूछता है, कई बार पूछा गया है कि रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो आइए इसको पहले समझिए। यहाँ पे देखिए ये है द्वार कोशिकाएं, यहाँ पर भी द्वार कोशिकाएं हैं। और ये द्वार कोशिकाएं जब भी इन द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। क्या जाती है? फूल जाती हैं। और जब ये फूलेंगी तो ये द्वार खुल जाएगा। ठीक है, तब ये द्वार खुल जाएगा और तब कहेंगे कि रंध्र खुल गया। तो रंध्रों का खुलना किस पे कर रहा है निर्भर? ये कर रहा है निर्भर द्वार कोशिकाओं की स्फीति पे, उनके फूलने पर कर रहा है निर्भर। किस पे कर रहा है? द्वार कोशिकाओं की स्फीति पे कर रहा है। अच्छा, जब द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाएगा तब ये सिकुड़ जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, और तब ये जो रंध्र है ये कैसा हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इन द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर निकल गया और ये अब यहाँ पे ये जो द्वार कोशिका है ये सिकुड़ गई और ये रंध्र कैसा हो गया? ये रंध्र बंद हो गया। ये जो खुला दिख रहा है आपको हल्का सा, ये बंद ही समझिए इसको। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो द्वार कोशिकाओं के स्फीति होने के पर ही निर्भर करता है रंध्र का बंद होना और खुलना। ठीक है, तो रंध्र कैसे बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं, ये आपने जान लिया। और रंध्रों का कार्य क्या होता है ये भी आपने जान लिया। तो इस क्लास में बस यही था और यही आपके लिए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और ये टॉपिक हमने यहाँ से कवर किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल तैयारी करते रहिए, धुआंधार आगे क्लासें आपको मिलती रहेंगी, रेगुलर मिलती रहेंगी। बस आप लगे रहिए और बिल्कुल याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।